हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसका हम आज कवर करेंगे पार्ट फोर्थ। और पार्ट फोर्थ में हमने जो दो स्पेशल टॉपिक लिए हैं वो है टर्क्स डिफीटिंग इंडियन रूलर्स, और सेकंड टॉपिक होगा हमारा इसमें वाई राजपूत रूलर्स लॉस्ट सो बैडली टू टर्क्स। ओके, तो इससे पहले से ही हम जो हमारे पार्ट थर्ड तक है उसे हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, वो आपको मिल भी जाएंगे चैनल के ऊपर। ठीक है, नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं। आज के जो ये दो टॉपिक हैं, इससे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था। हम जो तुर्किश रूलर है हम उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उस पर हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो ये देखा था कि किस तरह से जो गजनविद जो डायनेस्टी थी उसको हटा के जो गुरिद डायनेस्टी थी वो इंडिया में अपनी जगह बना रही थी नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। हम उसे मैप की हेल्प से भी देखेंगे। और यहाँ पर इस टाइम पर अभी राजपूत रूलर्स थे। पहले जब गजनविद भारत पे घुसने की कोशिश करते थे तो उनको रजिस्ट करने वाला कोई नहीं था इतना बड़ा। लेकिन यहाँ पर जब गुरिड्स अपनी जगह बनाएंगे भारत के अंदर, तो यहाँ पर उनको एक कड़ी टक्कर देने वाले बैठे हैं राजपूत रूलर्स। और ये जो राजपूत रूलर्स है इनमें भी आपस में लड़ाई झगड़ा लगा रहता था, लेकिन उसके बाद भी जो गुरिड्स है वो अपनी जगह यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, तो अब किस तरह से जो टर्क्स है वो दिल्ली सल्तनत तक का जो टाइम है उसको तय करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत में जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो सब कहाँ से थे, वो सब टर्की से ही थे। ठीक है, सब तुर्किश रूलर थे। तो आज हम वही कवर करने वाले हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड तक ये अपना पूरा का पूरा एरिया उसको कॉन्क्वायर कर लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये आगे बिहार और बंगाल पर कैसे कब्जा करते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। साथ में जो भी मैं PDF अवेलेबल कराती हूँ वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम इस मैप को देखते हैं। ये है हमारी पूरी गुरिड डायनेस्टी। गुरिड डायनेस्टी में आप देख रहे हो ये इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, और यहाँ पर बताया हुआ है ये जो जितना भी आपको ये पिंकिश पार्ट दिख रहा है ये सारा वो है जहाँ पर गुरिड्स डायनेस्टी का रूल था। अगर हम इस एरिया की बात करें तो पहले ये पूरा गजनी के अंदर आता था। जो गजनविड्स थे ये पहले उनके अंडर आता था, उन्होंने इसको पूरा जीत लिया था, ये वाला पार्ट था। यहाँ पर आपको ये पूरा इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट दिखाई देगा गुरिड डायनेस्टी के अंदर। ये पाकिस्तान वाला भी, मुल्तान, और यहाँ ईरान का भी कुछ पार्ट है, और ये अफगानिस्तान। ये पूरा रूल किसका था यहाँ पर, जो गुरिड डायनेस्टी थी उनका। इनसे पहले गजनविड्स का था। गजनविड्स को हटा के इन्होंने अपना रूल बना लिया। इनका ईस्टर्न साइड पे आने का जो टारगेट इन्होंने बनाया अपना, वो इसलिए बनाया क्योंकि ये इस साइड मूव नहीं कर पा रहे थे, वेस्टर्न साइड नहीं जा पा रहे थे ये, क्योंकि वेस्टर्न साइड पे यहाँ पर कौन सी एम्पायर थी, यहाँ पर थी खुरासन जो एम्पायर थी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये एम्पायर थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ये गुरिड्स को इधर मूव करने नहीं दे रही थी। ठीक है, इधर के एरिया को कॉन्क्वायर करने नहीं दे रही थी। तो इसलिए इन गुरिड्स ने सोचा इससे अच्छा ये है कि हम इंडिया की साइड अपना रुख करें, क्योंकि ये गजनविड्स थे पहले, ये इन्हीं के अंडर काम करते थे, और फिर बाद में जैसे ये पावरफुल होते हैं और जो गजनविड डायनेस्टी के जो सक्सेसर होते हैं वो उतने पावरफुल नहीं होते, तो इसी चीज़ का फ़ायदा जो गुरिड्स हैं वो उठाते हैं, और गजनवी जो मतलब जो गजनविड जो डायनेस्टी होती है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस मैप से आपको समझ आ गया होगा जो गुरिड डायनेस्टी है उसने अपना जो रूल है वो कहाँ तक इस्टेब्लिश कर लिया था। अब हम एक मैप और देखते हैं। ये है हमारा सेकंड मैप, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारे खुरासन एम्पायर है उसकी। यहाँ पर ये आपको जितना भी पार्ट दिख रहा है ना, ये रेड वाला, ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि यहाँ पर किसका रूल था, पूरा का पूरा ये खुरासन एम्पायर का रूल था। ठीक है, ये अफगानिस्तान का ये कुछ पार्ट है आपके पास, तजाकिस्तान में थोड़ा सा रूल है, ये उज्बेकिस्तान का कुछ पार्ट है, इधर ईरान का कुछ पार्ट है। तो ये सारा किसके अंडर में था, ये खुरासन एम्पायर के अंडर में था। अब आप देख रहे हो ये दोनों ही एम्पायर बहुत ही क्लोज है, जो गुरिड डायनेस्टी है और इधर ये जो खुरासन जो डायनेस्टी है, दोनों ही काफ़ी क्लोज हैं। तो इसीलिए दोनों में हमेशा झगड़े लगे रहते थे, हमेशा इनमें वॉर चलती रहती थी। ठीक है, तो आपको मैप से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर खुरासन डायनेस्टी का रूल था और दूसरी तरफ कहाँ पर गुरिड डायनेस्टी का रूल था। बात करें गुरिड डायनेस्टी की तो उसका जो रूल था वो ज़्यादा इंडिया के अंदर था। ओके, अब हम आगे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गंगा वैली के। गंगा वैली तक अब ये कैसे पहुँचेंगे, किस तरह से जो अपना रूल है वहाँ पर लेकर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार और बंगाल की। बिटवीन 1192 एंड 1206 जो तुर्किश रूल था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था गंगा, जो गंगा यमुना द्वाब था उसके ऊपर। ठीक है, और उसके आसपास का जो एरिया था वहाँ तक ये तुर्किश जो रूल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। बिहार और बंगाल वर ऑल्सो ओवर एंड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द द्वाब द तुर्क्स हैड फर्स्ट टू डिफीट द पावरफुल गढ़वाल किंगडम ऑफ कन्नौज। अब अगर इन्हें बिहार और बंगाल की तरफ जाना था, ठीक है, जो ये तुर्क्स थे, है ना, तो इनको सबसे पहले ये द्वाब वाला जो एरिया था जिस पर अभी किसका रूल था, जो गढ़वाल किंगडम था कन्नौज। ठीक है, कन्नौज में अभी कौन सा किंगडम रूल करा था, गढ़वाल किंगडम, इसका रूल था। और ये जो गढ़वाल किंगडम था ये भी कोई ऐसा नहीं था कि भाई इसको जाके आप ऐसे ही हटा दोगे, काफ़ी पावरफुल किंगडम था, तो इसको डिफीट करना बहुत ज़रूरी था। गढ़वाल रूलर कौन थे यहाँ पर, जयचंद थे। जयचंद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी कह लो आप, ठीक है ना, जो संयोगिता जी के फादर थे, तो उनका रूल था यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी पावरफुल रूलर थे।
and perhaps he was not a very capable warrior because he had earlier served a reverse at the hand of the same king of Bengal. अब यहाँ पर जो जयचंद है, ठीक है, इसका भी काफ़ी वॉर वगैरह चलते ही रहते थे अपने आसपास के जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ. तो यहाँ अब जो जयचंद है कहीं ना कहीं ये ना जो मेन रीज़न बनता है राजपूत को हराने का वो यही था कि इन लोगों में यूनिटी की कमी थी. और यहाँ पर इसी यूनिटी की कमी होने की वजह से जो ये बाहर से जो लोग आते थे ये इनको इजीली हरा दिया करते थे. तो यहाँ भी यही था, ये लोग आपस में बढ़ के ही एक दूसरे को वीक, आपस में लड़के एक दूसरे को वीक बना दिया करते थे. इनके भी झगड़े चलते रहते हैं. जो सेन डायनेस्टी होती है बंगाल में उनके साथ झगड़े चलते रहते हैं. आफ्टर तराइन मुजुद्दीन रिटर्न टू गजनी एंड लिविंग द अफेयर्स इन इंडिया इन द हैंड ऑफ वन ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव्स कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सबने सुन रखा है, ठीक है, जिन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया है. अब यहाँ पर जो मुइज़ुद्दीन है, मुइज़ुद्दीन कौन है यहाँ पर? मोहम्मद गौरी. जब मोहम्मद गौरी तराइन की बैटल को लड़ने के बाद वो चला जाता है वापस गजनी, और यहाँ का जितने भी इशू होते हैं इंडिया के वो इंडिया में ही छोड़ जाता है. किसको दे जाता है, किसको सौंप जाता है सब कुछ? अपना एक ट्रस्टेड स्लेव होता है, इसका एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कि अब मैंने तो यहाँ पर इस बैटल को जीत लिया, ठीक है, अब आगे का तुम संभालो. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years द तुर्क्स ओवररन पार्ट ऑफ द अपर द्वाब. इसके जो गुलाम थे वो भी इसी की तरह थे, ठीक है, उनको भी आगे अपना एरिया बढ़ाना है, जो एक्सपेडिशन है वो करने हैं. जो तुर्क्स थे वो अगले 2 सालों में जो अपर द्वाब होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स को जीत लेते हैं विदाउट एनी अपोजिशन फ्रॉम गढ़वाल. और इनको यहाँ पर कोई भी अभी जो गढ़वाल जो डायनेस्टी है वो यहाँ पर अभी इनके ज़्यादा आड़े नहीं आती है. इन 1194 मुजुद्दीन रिटर्न टू इंडिया. अब ये मोहम्मद गौरी ये वापस आता है 1194 में, और ये क्रॉस करता है जो हमारे जो जमुना रिवर है, या आप यमुना बोल दो, उस रिवर को क्रॉस करता है और 50,000 कैवलरी के साथ, ठीक है, इतनी बड़ी सेना लेकर आता है ये. और कहाँ पर मूव करता है? कन्नौज की तरफ मूव करता है. अ हॉटली कंटेस्टेड बैटल बिटवीन द मुजुद्दीन एंड द जयचंद वाज फाउट एट चंदावर नियर कन्नौज. और ये जो बैटल है ये कहाँ पर लड़ी जाती है? ये चंदावर में लड़ी जाती है, जो कन्नौज के पास ये जगह है चंदावर, ठीक है, वहाँ पर लड़ी जाती है. और किसके बीच में होती है ये? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होती है. We are told that Jayachand had almost carried the day when he was killed by an arrow and his army was totally defeated. अब जब जयचंद को मार दिया जाता है उस बैटल फील्ड में, तो कहीं ना कहीं होता है ना, अगर किंग है तो किसी भी सेना की जो पावर है, ठीक है, जो उसका हौसला है वो बढ़ा रहता है. लेकिन जब उसके किंग को ही कुछ हो जाता है तो आर्मी की अपने आप ही वो वीक पड़ जाती है सब चीज़ें देख के. तो जैसे ही जयचंद को मार दिया जाता है जो उसकी आर्मी है वो भी पूरी तरह से क्या हो जाती है? हार जाती है. मुजुद्दीन नाउ मूव्ड ऑन टू बनारस. अब मुजुद्दीन कहाँ बढ़ता है? अब वो बनारस की तरफ बढ़ता है. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड. और जैसे ही इनका बहुत ही फेवरेट काम था कि आओ लूटपाट करो, यहाँ के मंदिरों को तोड़ो, तो ये भी वही करता है फिर से, क्योंकि आते ही इसलिए थे ये, तो बहुत सारे नंबर्स में ये टेम्पल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके चला जाता है. द तुर्क्स एस्टैब्लिश देयर होल्ड ओवर अ ह्यूज टेरिटरी एक्सटेंडिंग अप टू द बॉर्डर्स ऑफ बिहार. और बिहार के बॉर्डर पर, ठीक है ना, और बहुत ही बड़ी एक टेरिटरी को ये बिहार बंगाल वाली जो टेरिटरी है उसको ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी पावर को एस्टैब्लिश कर लेते हैं. और उसके आगे फिर देखते हैं कि अब क्या करना है. Thus the Battle of Tarain and Chandavar laid the foundation of Turkish rule in North India. ये तराइन की बैटल को भी जीत गए पृथ्वीराज चौहान के साथ, चंदावर की बैटल को भी जीत गए जयचंद के साथ, ठीक है ना, उनको हराकर. तो इस वजह से अपने तुर्किश रूल था वो पूरे नॉर्थ इंडिया में अपने पाँव अच्छे से फैला चुका था. द टास्क ऑफ consolidating the conquest thus one proved and hence however to be an onerous task which occupied the Turks for almost 50 years. और अब आगे 50 सालों तक जो तुर्किश जो रूल है उसको यहाँ से कोई नहीं हटाने वाला. We shall study this in a subsequent chapter, जिसे हम आने वाले अपने अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ही. Muizzuddin lived till 1206 and during this period he occupied the powerful fort of Bayan and the Gwalior to guard the southern flank of Delhi. अब मुइज़ुद्दीन यहाँ पर 1206 तक रहता है और इस बीच वो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स होते हैं बयान ग्वालियर में जितने भी होते हैं उनको यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है. अ लिटिल लेटर ऐबक कॉन्क्वायर्ड कलिंजर. उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम होता है मोहम्मद गौरी का, ये कलिंजर को जीत लेता है, महोबा को जीत लेता है, खजुराहो को जीत लेता है. किन से? जो उस एरिया में चंडेल्स रूलर थे उनको हराकर कलिंजर, महोबा, खजुराहो को जीत लेता है. कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक. किसका स्लेव था ये? मोहम्मद गौरी का. मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम मुइज़ुद्दीन. With a base in a Doab, the Turks launched a series of raids in neighboring state. ये अपना फेवरेट काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं बल्कि एक के बाद एक ये रेड्स वगैरह प्लंडरिंग करते रहते हैं अपने आसपास वाले एरिया में. ऐबक डिफीटेड भीम थर्ड द रूलर ऑफ गुजरात. अब जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ये गुजरात के रूलर होते हैं जो भीम थर्ड, उनको भी हरा देता है. अनिलवाड़ा एंड अ नंबर ऑफ अदर टाउन्स वर रिवेस्ड एंड प्लंडर्ड. और उसके आसपास जो अनिलवाड़ा और जो दूसरे इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं वहाँ पर लूटपाट करते हैं, लोगों को मारते हैं और प्लंडरिंग करते हैं.
दो अ मुस्लिम गवर्नर वॉज अपॉइंटेड टू रूल द पैलेस ही वॉज सून आउस्टेड, ठीक है। और बहुत सारी जगह जहाँ पर ये कब्जा कर लेते हैं, जहाँ ये जो पैलेस वगैरह होते हैं उनको घेर लेते हैं, या फिर दूसरी जो जगहें होती हैं वहाँ पर अपने जो मुस्लिम गवर्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। दे शोड दैट द टर्क्स वर नॉट येट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एबल टू रूल ओवर सच फार फ्लंग एरियाज, ठीक है। और यहाँ पर इससे ये पता चलता है जो टर्क्स थे वो लूट पाट तो करना चाहते थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो यहाँ पर रुक कर बड़े बड़े एरिया पे क्या करें, रूल करें, ठीक है। इसलिए तो वो मुस्लिम गवर्नर्स को बैठा के चले जाते थे यहाँ पर। द टर्क्स हाउएवर मोर सक्सेसफुल इन द ईस्ट, जो टर्क्स थे वो ईस्टर्न साइड पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। खलजी ऑफिसर बख्तियार खलजी, whose uncle had fought at the Battle of Tarain, has been appointed in charge of some of the areas beyond बनारस। अब यहाँ पर कुछ रोल आता है बख्तियार खिलजी का। अब जो ये बख्तियार खिलजी था, इसके जो अंकल थे वो बैटल ऑफ तराइन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये उन्हीं का भतीजा था जो बख्तियार खिलजी था, और बख्तियार खिलजी को बनारस में जो एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है। किसको? बख्तियार खिलजी को। ये भी एक तुर्किश रूलर ही था, इसको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है। ही हैड टेकन एडवांटेज ऑफ दिस टू मेक फ्रीक्वेंट रेड्स इनटू बिहार, और यहाँ पर ये इन लोगों का बहुत ही अच्छे से साथ देता है कि ठीक है चलो तुम भी रेड करो, मैं भी रेड करता हूँ बिहार में। विच वॉज एट द टाइम इन द नेचर ऑफ नो मैन लैंड्स, एंड ड्यूरिंग दिस रेड ही हैड अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉय सम ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ बिहार। और यहाँ पर ये जो प्लंडरिंग करते थे ये किसी को नहीं देखते थे, ठीक है। किसी का टेम्पल है, चर्च है, कुछ भी है, बस जाके इनको तो लूटपाट मचानी है। तो यहाँ पर ये अटैक कर देते हैं वहाँ पर, और वहाँ के बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती है बिहार में, नालंदा, विक्रमशिला, वहाँ पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पर किसी को नहीं छोड़ते हैं। ही हैड ऑल्सो एक्यूमुलेटेड मच वेल्थ एंड गैदर्ड मेनी फॉलोवर्स अराउंड है। बहुत सारी जो वहाँ पर वेल्थ होती है उसको अपने साथ ले आते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो फॉलोवर्स होते हैं उनको अपना गुलाम बना लेते हैं। जब ये रेड करते हैं तो यहाँ से ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी इनको मिल जाती है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी इनको पता चलती है बंगाल के बारे में, कि बंगाल क्या है, एक बहुत ही रिच सिटी है, बहुत सारी वहाँ पर इंटरनल रिसोर्सेज, फ्लरिशिंग फॉरेन ट्रेड, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो उनको पता चल जाता है कि जो बंगाल है वो कितना ज़्यादा फ्लरिश्ड है, ठीक है ना। मेकिंग केयरफुल प्रिपरेशन, बख्तियार खिलजी मार्च्ड विद एन आर्मी टूवर्ड्स नादिया। अब यहाँ पर जो नादिया सिटी थी बंगाल में, काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस सिटी थी, और जब बख्तियार खिलजी यहाँ पर बिहार में यहाँ पर अटैक करता है तो यहीं से इसको पता चलता है कि बंगाल कितना ज़्यादा रिच है। तो नादिया एक बहुत बड़ा पिलग्रिम सेंटर था बिहार उसमें बंगाल में, और यहीं पर सेन रूलर्स थे। सेन रूलर्स में जो इंपॉर्टेंट थे वो थे लक्ष्मण सेन, ठीक है, और उनका यहीं पर ही पैलेस था नादिया, ठीक है, बंगाल में। टू विच ही हैड गॉन ऑन पिलग्रिमेज एंड तुर्किश हॉर्समैन मर्चेंट हैड बिकम अ कॉमन साइट, made a sudden attack on the palace and created a great confusion. The Sen ruler Lakshman Sen had been noted warrior, and however taken up the surprise and thinking that the main Turkish army had arrived, he slipped away by back door. अब जब लक्ष्मण सेन को पता चलता है कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है, जो तुर्किश आर्मी है वो अटैक करने वाली है, तो ये यहाँ पर उन्हें लड़ने की जगह क्या करता है, चुपचाप से वहाँ से निकल लेता है अपनी जान बचा के। द टर्किश आर्मी मस्ट हैव बीन near, and for this soon arrived, overpowered the garrison, and all the wealth of the ruler including his wife children were captured. अब लक्ष्मण सेन तो भाग गए यहाँ से, अब तुर्किश तो उनके लिए तो और बिल्कुल रास्ता साफ हो गया। वो यहाँ पर जो इनकी वेल्थ होती है, इनके रूलर्स को गुलाम बना लेते हैं, इनकी वाइफ को, बच्चों को, सबको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। These event are placed in 1204. तो ये कब हुआ था? ये इवेंट 1204 में हुआ था। बख्तियार then marched and occupied the सेन कैपिटल लखनौती। अब बख्तियार जो सेन कैपिटल होती है लखनौती, ठीक है, लक्ष्मण सेन के ये जो कैपिटल होती है उसको कर लेता है अपने अंडर, ऑक्यूपाई कर लेता है, और कोई उसे यहाँ पर अपोजिशन देने वाला भी नहीं था, क्योंकि जो किंग है वो तो यहाँ से भाग निकला। लक्ष्मण सेन मूव टू सोनार गाँव इन द साउथ बंगाल। जो लक्ष्मण सेन है वो कहाँ पर पहुँच गया? साउथ बंगाल में सोनार गांव में पहुँच गया। वेयर ही एंड हिज सक्सेसर कंटिन्यू टू रूल, और यहाँ पर ये और इसके सक्सेसर आगे रूल करते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो ये सबको छोड़ा है, और ये अपना जो एरिया है अब ये दूसरा बना लेते हैं और वहीं पर रूल करते हैं। Although Bkhtiar Khilji was formally appointed the governor of Bengal by मुइज़ुद्दीन। अब जो मुइज़ुद्दीन है वो बड़ा खुश हो जाता है बख्तियार खिलजी से कि तुमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, और ये इनको यहीं का ही क्या बना देता है, गवर्नर अपॉइंट कर देता है मुइज़ुद्दीन। ही रोल्ड ओवर इट वर्चुअली इंडिपेंडेंट रूलर। यहाँ पर ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट रूलर की तरह अपने आप मतलब अच्छा खासा रूल करता है। ही वॉज नॉट टू इन्जॉय दिस पोजिशन फॉर लॉन्ग, एंड ही फुलिशली अंडर टुक एन एक्सपेडिशन इन टू ब्रह्मपुत्रा वैली इन असम। लेकिन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक इस पोस्ट को इन्जॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बेवकूफ़ी कर देता है। ये सोचता है कि अपना एक्सपेडिशन चलाता हूँ मैं कहाँ पर, अब ब्रह्मपुत्र वैली असम की तरफ। दो राइटर से डैट ही वांटेड टू लीड एन एक्सपेडिशन इनटू तिब्बत, क्योंकि ये चाहता था कि ये अपना जो ये एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है ये तिब्बत तक लेकर जाए।
The Magh ruler of Assam retreated and allowed the Turkish army to come as in far as they could. At last, the tired and exhausted army found they could advance no further and decided to retreat. And they could find no provision on the way and were constantly harassed by the Assamese army. अब ये वहाँ पहुँच तो जाते हैं, लेकिन इनकी जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है किसके पास, जो असमीज की आर्मी उनके पास, क्योंकि भाई इतना लड़वा लिया अपनी आर्मी से, लड़ते हुए ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आर्मी थकी जाएगी. Tired and weakened by hunger and illness, the Turkish army had to face a battle in which there was a wide river in front and the Assamese army at the back. क्योंकि जो असमीज आर्मी होती है पहले तो उनको वादा कर देती है कि हाँ ठीक है हम आपका साथ देंगे, लेकिन ये जैसे ही वहाँ पहुँच जाते हैं वो जो असमीज जो रूलर्स होते हैं वहाँ पर रूल कर रहे होते हैं वो उनका साथ छोड़ देते हैं. तो वहाँ अब जो बख्तियार खिलजी है उसकी आर्मी वीक पड़ जाती है भूख से, ठीक है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं जो असम में रहने वाली जो आर्मी है वो अपने कदम पीछे हटा लेती है. द तुर्किश आर्मी सफर्ड अ टोटल डिफीट, और यहाँ पर जो तुर्किश आर्मी होती है उसको मिलती है एक बहुत तकड़ी हार. बख्तियार खिलजी वॉज एबल टू कम बैक विद अ फ्यू फॉलोवर्स विद द हेल्प ऑफ सम माउंटेन ट्राइब्स. जो बख्तियार खिलजी होता है वो वापस वहाँ से आ जाता है अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ, क्योंकि कुछ जो ट्राइब्समैन थे माउंटेन पर रहने वाले वो इनकी मदद कर देते हैं. लेकिन जो उसकी हेल्थ थी, जो उसकी स्प्रिट थी, अभी तक ये अपने आप को आगे तक ले जाने की, तिब्बत तक ले जाने की, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी. एंड ही वॉज मोर्टली सिक एंड कन्फाइंड टू द बेड विच वन ऑफ हिज ओन आमिर स्टैब्ड हिम टू डेथ. ठीक है, और यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है और बाद में इसकी डेथ हो जाती है. While Aibak and the Turkish and the Khilji chief were trying to expand and consolidate the Turkish gate in the North India, जैसे कि हमने अभी देखा ही इन सब की फाइट से, वॉर वगैरह से, कि एबक हो चाहे बाकी तुर्किश रूलर हो चाहे खलजी हो, सब क्या चाहते थे, अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहते थे. जो तुर्किश जो पावर है उसको क्या करना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे. जो मुइज़ुद्दीन थे और इसका जो ब्रदर था वो सब चाहते थे कि जो गुरिड एम्पायर है उसको सेंट्रल एशिया तक लेकर जाए, ना केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक एक्सपैंड करें. The imperialistic ambition of the Gurids brought them into the headlong conflict with the powerful Khwarizm Empire. अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरुआत में मैप में ही दिखाया था, इधर जो गुरिड डायनेस्टी थी, लेकिन इधर कौन थे, ख्वारिज्म, ठीक है, जो ख्वारिज्म एम्पायर थी वो बैठी थी. तो इसीलिए ये चाहते थे कि सेंट्रल एशिया तक भी अपनी ये पूरी पावर को बढ़ाएं. इसीलिए जो गुरिड एम्पायर थी उसकी हमेशा जो ख्वारिज्म एम्पायर है उससे वॉर वगैरह चलती ही रहती है. और जो ख्वारिज्म एम्पायर है कोई छोटी मोटी तो थी नहीं है, ये भी बहुत पावरफुल थी. इन 1203 मुइज़ुद्दीन सफर्ड अ डिजास्टर डिफीट एट द हैंड ऑफ द ख्वारिज्म रूलर्स. अब यहाँ पर जब मुइज़ुद्दीन होते हैं, मोहम्मद गौरी होते हैं, 1203 में उन्हें एक बहुत ही तकड़ी हार का सामना करना पड़ता है. किसके हाथों, ख्वारिज्म रूलर्स के हाथों. दिस डिफीट केम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टू द टर्क्स एंड फॉर दे हैड टू अ बिग गुड बाय टू द सेंट्रल एशियन एम्बिशन एंड टू कंसंट्रेट देयर एनर्जी एक्सक्लूसिव ऑन इंडिया. अब यहाँ पर इसे आप ये कह सकते हो कि ये हुआ तो बुरा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इनके लिए ब्लेसिंग भी इसलिए बन गई क्योंकि अभी तक जो ये अपनी पावर को गलत यूज़ कर रहे थे सेंट्रल एशिया में अपने आप को बढ़ाने के लिए, बार बार ये वहाँ पर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते थे लेकिन बढ़ नहीं पाते थे. अब इन्होंने पूरी तरह से वहाँ से ध्यान हटा दिया, एक बड़ा सा गुड बाय बोल दिया सेंट्रल एशियन एम्बिशन को अपने, कि भाई हमें नहीं जाना उस तरफ, हम अपना सारा कंसंट्रेशन किधर लगाएंगे, सारी एनर्जी किधर लगाएंगे, इंडिया की तरफ लगाएंगे. एंड दिस पेव्ड द वे फॉर द एमरजेंस आफ्टर सम टाइम ऑफ तुर्किश स्टेट बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिव इन इंडिया. अब ये लोग पूरा इनका ध्यान किधर आ गया है, भारत की तरफ आ गया है. In the immediate context, however, the defeat of Muizuddin emboldened many of the opponents in India to rebel. The Khokars, a warlike tribe in western Punjab, अभी आएंगे खोकर्स, ठीक है, ये एक ट्राइब थी वेस्टर्न पंजाब में, ठीक है, इसका राइज होता है. एंड कट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन लाहौर एंड गजनी, और ये क्या कर देते हैं, ये कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं लाहौर और गजनी के बीच वाले. मुइज़ुद्दीन लेड हिज लास्ट कैंपेन इंडिया इन 1206 इन ऑर्डर टू डील विद खोकस रिबेलियन. अब कहीं ना कहीं जो ये खोकस ट्राइब थी वेस्टर्न पंजाब में, ये इनके लिए बार बार मुसीबत बन के आ रही थी मोहम्मद गौरी के लिए. तो 1206 में ये जो मोहम्मद गौरी होता है ये इन्हीं खोकस रिबेलियन के साथ, मतलब एक रिबेल हो जाता है इन दोनों के बीच. एंड ही रीस्टोर्टेड टू लार्ज स्केल स्लॉटर ऑफ द खोकस एंड काउट दैम डाउन. और यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी होता है वो इन खोकर्स को बहुत बुरी तरह हरा देता है, ठीक है, और इनकी पावर को एकदम खत्म कर देता है. On his way back to Ghazni, he was killed by a Muslim fanatic belonging to a rival sect. जब ये वापस से मोहम्मद गौरी यहाँ पर जो खोकर्स है उनको हरा के जब वापस गजनी जाता है तो रास्ते में इसको जो इसके राइवल सेक्ट थे, मुस्लिम कोई था, ठीक है, वो इसको रास्ते में ही इसको मरवा देते हैं, मतलब इसी के दुश्मन होते हैं, वो मोहम्मद गौरी को मार देते हैं जब ये वापस यहाँ से भारत से गजनी जा रहा था. मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम हैव बीन कंपेयर टू द महमूद ऑफ गजनी. जो मोहम्मद गौरी है उसको महमूद ऑफ गजनी से कंपेयर किया जाता है. महमूद गजनी वॉज मोर सक्सेसफुल देन मुइज़ुद्दीन. जो महमूद गजनी था लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा किससे, मोहम्मद गौरी से.
ही नेवर सफर्ड अ डिफीट इन इंडिया, क्योंकि उसे कभी भी भारत में हार नहीं मिली। किसको? मोहम्मद गजनी को कभी भी भारत में हार नहीं मिली, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो हारा है ना। मोहम्मद गौरी तो सेंट्रल एशिया में भी हारा है, इंडिया में भी हारा है, लेकिन मोहम्मद गजनी जो था ना तो वो कभी भारत में हारा और ना कभी सेंट्रल एशिया में हारा। उसने एक बहुत ही बड़े एरिया पर रूल करा है, भारत से बाहर भी। बट इट हैज़ टू केप्ट इन माइंड दैट मुइजुद्दीन हैड टू कंटेंट विद द लार्जर एंड बेटर ऑर्गेनाइज स्टेट इन इंडिया देन महमूद। लेकिन बात करें मोहम्मद गौरी की, तो उसके पास एक लार्जर और बेटर ऑर्गेनाइज स्टेट रहा है भारत में, जो कि महमूद गजनी के पास नहीं रहा। क्योंकि महमूद गजनी सिर्फ किस लिए आता था? लूटपाट करने के इरादे से आता था, कुछ ऑर्गेनाइज करने के इरादे से वो कभी नहीं आया। लेस सक्सेसफुल इन सेंट्रल एशिया एंड हिज पॉलिटिकल अचीवमेंट इन इंडिया वर ग्रेटर। भले ही सेंट्रल एशिया में उसने कोई बहुत अच्छी कोई सक्सेसफुल नहीं रहा वो, ठीक है, उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को देखें तो भारत में ज़्यादा रही हैं। सेंट्रल एशिया में तो बार बार उसने हार का ही सामना करा या बहुत ही लिमिटेड उसकी वहाँ पर सक्सेस रही है। इट वॉज महमूद्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पंजाब विच पेव्ड द वे ऑफ मुइजुद्दीन सक्सेस इन नॉर्थ इंडिया। Considering that condition facing the two were very different, no useful comparison can be made between the two। इसलिए हम इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का अपना एक अलग तरीका रहा है। अगर आप भारत में देखें तो वहाँ पर आपको जो महमूद गौरी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल दिखेगा, और अगर आप सेंट्रल एशिया में देखते हैं तो वहाँ पर आपको महमूद गजनी ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई देगा। द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मोटिव्स ऑफ द टू इन इंडिया वर ऑल्सो डिफरेंट इन इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट। ठीक है, इन दोनों का भारत में आना भी अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग मोटिव्स को दर्शाता है। क्योंकि महमूद गजनी का भारत में आना सिर्फ ये चीज़ दिखाता था कि वो सिर्फ यहाँ पर लूटपाट करना चाहता था, यहाँ से वेल्थ लेके जाना चाहता था, ठीक है, यहाँ के मंदिरों को तोड़ गया। लेकिन मोहम्मद गौरी यहाँ पर क्या करना चाहता था? इस एरिया को अपना मतलब ऑक्यूपाई करके रखना चाहता था। Neither was really concerned with Islam. Once a ruler submitted, he was allowed to rule over his territory unless for some other reason it were necessary to annex his kingdom in a part or in a whole. Hindu officer and soldier were used by Mahmud as well as by Muizuddin। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू ऑफिसर सोल्जर्स को यूज़ किया जाता था महमूद के थ्रू, और साथ में मुइजुद्दीन जो मोहम्मद गौरी था उनके थ्रू भी। ठीक है, but neither is clubbed to use the slogan of Islam for their purposes and to justify their plunder of Indian cities and temples in the name of religion। वो भले ही यहाँ पर इंडियन सिटीज़ को, टेम्पल्स को प्लंडर करते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ उनकी बातों से, उनकी हरकतों से शो नहीं हुआ था कि वो इस्लाम को यहाँ फैलाना चाहते हैं। उनका मेन मकसद था यहाँ पर लूटपाट करने का, कि यहाँ से धन चुरा के लेके जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ द डिफीट ऑफ द राजपूत। जो राजपूत थे वो इतने पावरफुल होने के बाद भी क्यों हार गए इन लोगों से, तो हम वही रीज़न देखेंगे। द डिफीट ऑफ द लीडिंग स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया within a short space of about 15 years by the Turkish army also needs some explanation. It may be stated and examined that a country is conquered by another only when it suffers from social and political weakness or become economically and military backward compared to its neighbors। यहाँ पर देखना है कि जो डिफीट मिली, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि ये डिफीट बहुत ही लंबे समय तक चली, कि इनको हराने में एक बहुत लंबा वक्त लगा, ऐसा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने इंडिया के जो रूलर्स थे उनको हरा दिया। जबकि यहाँ पर भी कोई ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली सोशली वो लोग वीक थे, ऐसा नहीं था, है ना। इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रॉगर थे, पॉलिटिकली भी। ठीक है, रिसेंट रिसर्च शो डैट टर्क्स डिड नॉट हैव एनी सुपीरियर वेपन एट देयर डिस्पोजल एज कम्पेयर टू इंडियंस। रिसर्च से हमें पता चलता है जो तुर्क्स जो रूलर थे उनके पास ऐसी कोई सुपीरियर वेपन्स नहीं थे, अगर हम कंपेयर करते हैं ना इंडियंस के साथ, कि भाई इंडियंस के पास तो वेपन्स नहीं थे अच्छे इसलिए वो हार गए, और जो तुर्किश एम्पायर थी उनके पास तो बहुत अच्छे वेपन्स थे इसलिए वो जीत गए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, जो तुर्किश रूलर्स थे उनके पास भी कोई बहुत अच्छे ऐसे वेपन्स नहीं थे। द आयरन स्टरअप विच हैड चेंज द मोड ऑफ वॉरफेयर इन यूरोप। ये जो आयरन स्टरअप है पता है क्या होती है? जो घोड़े के ऊपर जब वो बैठते हैं तो जिस पर वो पैर रखते हैं, ठीक है, वो फंसा के रखते हैं ना पैर, तो उसे बोलते हैं। तो उसने कहीं ना कहीं यूरोप में जो लड़ने का तरीका था उसमें थोड़ा चेंज कर दिया था। अब ना जो भी उस हॉर्स पे बैठता था उसका एक बैलेंस बन जाता था। लेकिन ये भी भारत में भी फैल चुका था, ये चीज़ तो भारत के लोग भी जानते थे 8th सेंचुरी के ऑनवर्ड, तो यहाँ पर भी इस चीज़ का यूज़ होता था। द तुर्किश बॉज कुड शूट एरो टू अ लॉन्गर डिस्टेंस बट द इंडियन बोज वर सपोज टू बी मोर एक्यूरेट एंड मोर डेडली। द एरो हैड्स बीन ग्रेजुअली डिप्ड इन पॉइजन। अब यहाँ पर बात करें अगर दोनों की जो तीर कमानों की, तो यहाँ पर जो तुर्किश जो रूलर्स थे उनके जो ये तीर होते थे, जो एरोज होते थे, ये काफ़ी लंबी दूरी तय कर लिया करते थे। मतलब अगर कोई दूर का शिकार है या दूर पे कोई खड़ा है उसको मारना है तो एक लॉन्ग डिस्टेंस को ये कवर कर लिया करते थे। लेकिन अगर हम अब इंडियन की बात करते हैं तो जो इंडियन वालों के जो तीर होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते थे, ठीक है, और डेडली होते थे। अगर मतलब किसी को लग गए तो एक बार में ही उसकी जान चली जाए। और उनकी जो डिप होती है वो किस पे उस पर क्या लगा होता था? उस पर पॉइजन लगा होता, मतलब वो उसे डिप किया जाता था
उसको जो आगे से उसका पॉइंट होता है ना, उसको डिप किया जाता था पॉइजन में, तो इसीलिए वो डेडली तो अपने आप हो जाएंगे। इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट द इंडियन स्वर्ड्स वर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो भारत की जो तलवार होती है, जो तलवारबाज होते हैं, उनको पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता था। तो इसलिए कहीं से कम तो लग नहीं रहा है कि इंडियन जो सोल्जर्स है वो कहीं भी वीक है। इंडियंस के पास एक एडवांटेज और थी, वो थी इनकी आर्मी में एलिफेंट्स का होना। परहैप्स द तुर्क्स हैड हॉर्सेस विच वर स्विफ्टर एंड मोर स्टडी देन द हॉर्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। लेकिन अगर बात करें उनकी जो तुर्किश रूलर हैं, तो उनके पास बहुत अच्छे घोड़े होते थे जो हवा से भी तेज़ चलते थे, और उन घोड़ों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही यूज़ करते थे, बल्कि भारत में भी उनको लाया जाता था। जो भारत के रूलर्स थे वो भी ना उनको अफगानिस्तान, ईरान से उन घोड़ों को मंगवाते थे। तो हमारी आर्मी में तो सब चीज़ें थी। द वीकनेस ऑफ द इंडियंस वॉज सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। अब अगर हम वीकनेस की बात करें तो भारत की जो आर्मी में जो सबसे बड़ी जो वीकनेस थी वो थी सोशल और ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। वो सोशली अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं थे। द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जो लोकल लैंडेड एलिमेंट्स थे, चीफ थे, उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को वीक बना रखा था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को वीक बना रखा था, ठीक है। द रूलर्स हैड टू डिपेंड मोर ऑन द वेरियस चीफ हु रियरली एक्टेड इन कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, किंग होता था, किंग के अंदर बहुत सारे चीफ होते थे, और ये जो किंग था ये इन्हीं चीफ को लैंड दे दिया करता था, और ये बोलता था इस लैंड पे आप काम करवाओ, ठीक है, और फिर जो उससे रिवेन्यू जनरेट होता है कुछ अपने पास रखो और बाकी मुझे भिजवाओ। और इन्हीं चीफ को बोलता था कि अपने अंडर क्या करो, आर्मी मेंटेन करो। सब चीफ की अपनी अपनी आर्मी होती थी, और जब किंग को ज़रूरत पड़ती थी तो इनको क्या करना होता था, इन चीफ को अपनी आर्मी को किंग के लिए भेजना होता था। अब इसी को बोलते हैं फ्यूडलिज्म। अब यहाँ पर अगर ये चीफ है, ठीक है, इसकी अगर इस चीफ से नहीं बन रही है तो इन दोनों की आर्मी में कोऑर्डिनेशन कहाँ से आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से चीज़ें चलती थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में जो चीफ थे और उनकी आर्मी थी, इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। Quickly dispersed to their areas after battle. On the other hand, tribal structure of the Turks and growth of the Ekta and Khalsa system enabled the Turks to maintain large standing army. अगर हम तुर्क्स की बात करें, जो तुर्क्स थे, इनके पास इनकी ना एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, बहुत ही कम नंबर्स में इनके पास आर्मी होती थी, क्योंकि इनके यहाँ पर क्या था, एकता और जो खालिसा सिस्टम है, इनके यहाँ पर उसकी बड़ी ग्रोथ हो रही थी। Thus, to maintain large standing army which could be kept in the field for a long time, and also the Indians were not accustomed to move as an organized body of horsemen which could cover long distance and fight on maneuvers. ठीक है, जो इंडियन जो की जो आर्मी थी, अगर हम कहें तो वैसे तो बहुत बड़ी होती थी, लेकिन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होती थी। जो बाहर से जो ये तुर्क्स आ रहे थे, मुस्लिम जो रूलर्स थे, तुर्किश जो मतलब जो ये आ रहे थे भारत में अटैक करने के लिए, ये अपने घोड़ों पे चल के बहुत दूर दूर से आ जाते थे, एक लंबा खासा डिस्टेंस कवर करके। लेकिन भारत के जो रूलर्स थे वो इतना लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते थे। नॉट डज इट सीम द राजपूत हैड लार्ज बॉडीज ऑफ माउंटेड आर्कर्स एंड हेवीली आर्म्ड कैवलरी, बट फॉर दीज फैक्टर द राजपूत स्टेट्स मैनी ऑफ विच आर ग्रेटर ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स एट देयर डिस्पोजल दैन द गजनविड एंड द गुरिट्स एम्पायर। वैसे जो राजपूत थे उनके पास भी वो दिखने में हट्टे कट्टे लोग होते थे, ठीक है, और काफ़ी भारी भारी उनके पास जो वो पहन के रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो लोहे के वो होते नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे पहन के रखते थे। उनके पास तलवारें, आर्चर्स वगैरह होती थी। लेकिन अगर हम बात करें तुर्क्स की, तो वो भी कुछ कम नहीं थे, ठीक है। जो गजनविद और जो गुरिड एम्पायर के अंदर जो लोग थे वो भी कुछ कम नहीं थे। एंड द सोशल एंड द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ द तुर्क्स ऑल्सो गिव दैम मैनी एडवांटेज। जो तुर्क्स थे उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, और यही एक एडवांटेज थी उनके लिए यहाँ पर भारत में आके भारत के जो रूलर्स हैं उनको हरा देने में। द एकता सिस्टम विच ग्रू स्लोली इन द वेस्ट एशिया इम्प्लाइड दैट तुर्किश चीफ वॉज अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड एज एकता। ये जो एकता सिस्टम है भारत में तो बाद में आता है, हम भारत में ही पढ़ते हैं ना एकतादारी सिस्टम, लेकिन पहले तो ये कहाँ पर था, वेस्ट एशिया में था, क्योंकि जब तुर्किश जो रूलर है जब वो भारत में आता है तब वो उसको लागू करता है। पहले तो ये उन्हीं का था। तो वेस्ट एशिया में जो एकता सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा था। इसमें होता क्या था, जो तुर्किश चीफ थे उनको एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था, और उस लैंड के पीस को ही क्या बोलते थे, एकता बोलते थे। और उस लैंड से जो भी रिवेन्यू मिलता था वो उनको क्या बोलते थे, ठीक है, एक टैक्स के फॉर्म में, या तो अपनी सैलरी मान लो, और बाकी जो है वो अपनी स्टेट को रिटर्न कर दो, ठीक है। इन रिटर्न ही हैड टू मेंटेन अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स फॉर द सर्विस ऑफ द रूलर। और वो जो किंग ने उनको पीस ऑफ लैंड दिया, एकता दिया, वहाँ से थोड़ा बहुत तो अपना सैलरी समझ के रख लो उसको, बाकी रिवेन्यू के फॉर्म में किंग को दे दो। और वो जो किंग है वो उनको लैंड क्यों दे रहा है कि यहाँ पर आर्मी भी मेंटेन करनी है अब तुम्हें मेरे लिए, ठीक है। एक बड़े से ट्रूप्स वगैरह आर्मी मेंटेन करो, किसके लिए, कि जब भी किंग को ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी सर्विस में उन चीफ को अपनी आर्मी देनी पड़ेगी, ओके।
The grant was not hereditary and was held at the pleasure of the Sultan, who could transfer him to any any place. And the Sultan drew revenue directly from the piece of land which were called खालसा. ठीक है, और इसी को जो ये रेवेन्यू जनरेट होके जाता था उस लैंड को क्या बोलते थे? उस लैंड को बोलते थे एकता, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होके सुल्तान के पास जाता था उसको बोलते थे खालिसा. तो ये दोनों आपको याद रखनी है कि जो वेस्ट एशिया में जो एकता और खालिसा का जो सिस्टम था, जो बहुत ज़्यादा अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इसका मतलब क्या था? तो एकता का मतलब था जो किंग था, जो उस समय जो रूलर था वहाँ पर, वो जो एक लैंड ऑफ जो पीस ऑफ लैंड देता था किसी भी अपने चीफ को, तुर्किश चीफ को, तो उसको बोलते थे एकता. और उस एकता से जो रिवेन्यू जनरेट होता था उसको बोलते थे खालिसा, जो सुल्तान के पास जाता था. दिस एनेबल्ड हिम टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. और ये जो खालिसा था, यही जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है, यही तो एक बड़ी आर्मी को मेंटेन कर सकता है. तो इसी से बड़ी बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन किया जाता था. इसी तरह से वाइल स्टेट रॉज एंड फैल इन द वेस्ट एशिया एज इन इंडिया इन वेस्ट एशिया, अनलाइक द राजपूत स्टेट इन ईच स्टेट द आर्म फोर्सेज आर मोर हाईली सेंट्रलाइज्ड. मैनी ऑफ द तुर्किश ऑफिसर्स वर स्लेव्स. जो बहुत सारे जो तुर्किश ऑफिसर्स थे वो ज़्यादातर स्लेव्स थे, गुलाम थे. ठीक है, एंड हैज़ बीन ट्रेन फॉर वॉरफेयर एंड ग्रीन सुल्तान सर्विस. और उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता था, और जो भी उनको खरीदता था, जिसके वो गुलाम होते थे, ठीक है, वो उनको अच्छी सी सर्विस देते थे. और खरीदने बेचने वाले कौन थे? ज़्यादा पहले सुल्तान ही थे. ऑन वूम द सुल्तान कुड प्लेस टोटल ट्रस्ट. और वो काफ़ी ज़्यादा जो सुल्तान थे वो भी उन पर ट्रस्ट करते थे. ठीक है, जो बहुत अच्छे सोल्जर्स वगैरह होते थे अगर उनके पास, तो वो ऐसा नहीं था कि गुलाम है तो उनको गुलाम की तरह ट्रीट करते थे, बल्कि उनको एक आर्मी मैन की तरह ही वो ट्रीट करते थे. इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रेवरी द राजपूत वर इन नो वे इन्फीरियर टू द टर्क्स. तो कहीं भी देखा जाए तो दोनों आपस में कहीं भी एक दूसरे से कम नहीं थे, ना राजपूत ना जो तुर्क्स थे. इन दिस कॉन्क्वेस्ट द रोल ऑफ रिलीजन एंड कास्ट इन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी अनड्यूअली एक्सिग्रेटेड, वाइल द टर्क्स वर इम्बिब्ड विद द गाजी स्पिरिट एंड द राजपूत कंसिडर retreat in battle to the dishonor. And also caste did not prevent non-Rajput to the Kuwara lower caste from taking part in the battle, so that Rajput army were larger in number to those fielded by the Turks. ठीक है, तो जो तुर्क्स थे ये गाजी की उपाधि लिया करते थे, गाजी स्प्रिट हैं. और जो राजपूत थे इनकी आर्मी में भी आपको अब सही भी तरह के जो लोग हैं वो दिखाई देंगे. ठीक है, यहाँ पर कास्ट वगैरह नहीं देखते थे जब ये आर्मी में बहुत सारे लोग होते थे. जब पोजीशन की बात आती थी, हाई पोस्ट देने की बात आती थी, तो वहाँ पर होता था सब कुछ हेरिडेटरी, लेकिन यहाँ पर नहीं था. तो इसलिए जो राजपूत आर्मीज थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो शामिल हुआ करते थे. फाइनली द राजपूत डिफीट एट द हैंड ऑफ मुइज़ुद्दीन मोहम्मद शुड बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट फ्यू सेंचुरी. फ्रॉम द एंड ऑफ द 10th century द तुर्क्स हैड स्टार्टेड रिकॉनिटरिंग इंडिया एंड द राजपूत डिड put up spirited and prolonged resistance and defeated the Turkish army a number of times. यहाँ पर अब इन दोनों में जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले जो राजपूत थे वो भी ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गौरी को नहीं हराते हैं, वो भी उसको कई बार हराते हैं, जब हमने जैसे तराइन की बैटल देख ली. ठीक है, लेकिन बाद में जो राजपूत होते हैं वो मुइज़ुद्दीन के हाथों हारे जाते हैं. ठीक है, वंस द आउटर बेस्टर्न बट द राजपूत लैक वॉट माइट बी कॉल्ड स्ट्रैटेजिक विजन. कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो राजपूत थे उनका जो एक स्ट्रैटेजिक विजन था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी कमी देखी गई. वंस द आउटर वेस्टर्न ऑफ इंडिया काबुल एंड लाहौर हैड फॉलन टू द टर्क्स. एक बार जैसे ही जो काबुल और लाहौर था वो किसके हाथों आ गया? टर्क्स के हाथों आ गया. नो कंसिडर्ड अटैम्प्ट वाज मेड बाय द राजपूत टू रिकवर था. तो राजपूत ने उस टाइम पे कभी ये नहीं सोचा कि जो लोग काबुल लाहौर तक आ गए वो एक न एक दिन भारत में तो घुसेंगे, तो कहीं ना कहीं तैयारी करना है वो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि ये लोग बिजी थे अपने आप में ही लड़ने के लिए. ठीक है, तो इसीलिए जब काबुल और लाहौर को जो तुर्क्स है वो बहुत ही ईजिली यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उस समय राजपूत का इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है कि इसको हम वापस से रिकवर कर लें, हम अपना जो वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, उसको प्रोटेक्ट कर लें. दस अ लिटिल एफर्ट वॉज मेड टू पुश द गजनविड आउट्स ऑफ द पंजाब. बल्कि यहाँ पर जो पहले से जो गजनविड्स थे वो फिर भी ये कोशिश करते हैं गुरिड्स को यहाँ से भगाने की. द गेज ऑफ द राजपूत रिमेन फिक्स्ड ऑन इंडिया एंड दे पेड लिटिल अटेंशन टू द डेवलपमेंट आउटसाइड. भारत में तो जो राजपूत थे वो अपना रूल कर रहे थे अच्छे खासा, उनका पूरा ध्यान था भारत के अंदर. लेकिन अगर हम बात करें कि भारत से बाहर की जो डेवलपमेंट थी, जो उनके बॉर्डर्स थे, जहाँ से जो बाहर की जो फॉरेनर जो स्टेट्स है वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी भी अटेंशन प्रोवाइड नहीं करी, स्पेशली टू द सेंट्रल एशिया, जहाँ से जो लोग थे वो बार बार भारत में घुसने की कोशिश करते थे. और यही एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है भारत में जो फॉरेनर्स जो पावर्स थी वो जब भारत में घुसती हैं, कि कहीं ना कहीं उनके लिए जो रास्ते थे वो पूरी तरह से वहाँ से खुले रहते थे. वहाँ पर ही कोई पावरफुल आर्मी नहीं है, कोई रूलर नहीं है, और जब भी वहाँ पर कोई पावरफुल आर्मी या रूलर्स होते थे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था भारत में घुसना. उनको वहीं से पता चल जाता था कि भारत में घुसना कोई आसान नहीं है, और वो वहाँ से ही वापस हो जाया करते थे. लेकिन यहाँ पर अभी सबसे बड़ी जो कमी थी वो यही थी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर भारत की, वहाँ उसको कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठा था भारत को, सब अंदर ही अपना मस्त थे. तो इसी चीज़ से जो तुर्क्स थे वो
फ़ायदा उठाते हैं और भारत में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्यों राजपूत्स को यहाँ पर डिफीट मिलती है, क्योंकि उनकी जो आर्मी थी वो पूरी तरह से सोशली ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर ये आपको रीज़न सारे पता चल गए हैं। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट होगा, जिसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर कैसे स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग तो वैसे हमने यहीं से देख ली। अब यहाँ पर जो पहला रूलर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वो इस दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेगा, जो खुद एक गुलाम था, ठीक है। और यहाँ ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा पढ़ाया आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। बहुत ही गर्मी में यहाँ पर बिना फ़ैन वगैरह के रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो हालत एकदम खस्ता हो जाती है। तो जितनी हो सके प्लीज़ शेयर करना वीडियो को, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।